नमस्कार, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूँ। आज ऑलमॉस्ट 360 डिग्री एनालिसिस का पार्ट 6 है। इसके पहले के 5 पार्ट आ चुके हैं। हर एक वीक में एक आता है और वीक के जितने भी अच्छे मॉक है उसके अच्छे क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन लेकर हम आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक आरबीई, ऑलीवुड, पंडित एंड पीटीएस का मतलब परमार टेस्ट सीरीज 20 एंड 21 इसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो आने वाला एग्जाम है आपका CGL CHSL 25, उसमें तो धुआंधार फायदा मिलेगा। तो देखते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें है कि पहले हम टेक्स्ट बुक का जो अल्टीमेट वाला एक मॉक था वो हम करने वाले हैं। ABC एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D और E पॉइंट है AB एंड AC पे। D पैरेलल दिया है BC का एंड बोला है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BC। जैसे ही दिया हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BC, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है ना। और मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको पता है तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि अगर एक साइड दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया DE। AB के ऊपर था D एंड BC के ऊपर क्या था, AC के ऊपर था E। ये दोनों पैरेलल है आपस में एंड मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा और AE एंड EC भी आपस में इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि ADC एंड BC इसका सम अगर 30 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल BCED का पेरीमीटर क्या होगा। आप खुद समझिए, है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे x है तो ये पार्ट भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। इनफैक्ट BC का वैल्यू 2x हो जाएगा और D जो है इसका आधा है ना, तो AX हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसा दिया है AD का वैल्यू x है एंड CE का वैल्यू भी कितना है, x है। BC का वैल्यू कितना है, 2x। ये मिल गया कितना है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ गया, 4x का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो पेरीमीटर चाहिए वो 5x होगा, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर 3। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 11 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 113 दे दिया है। और 5 नहीं चलिए ठीक है, यानी x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू 881 है। तो हमें XYZ का क्यूब का वैल्यू चाहिए, क्यूब नहीं क्यूब रूट का वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे, तो हमें जो पता है कि x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड³ लिख के माइनस का 3XYZ जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इतना ही नहीं, और सुनिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। माइनस के साथ क्या आता है, XY जोड़ YZ जोड़ ZX आता है। अभी जो माइनस के साथ XY जोड़ YZ जोड़ ZX आ रहा है ना, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि XY जोड़ YZ जोड़ ZX का जब वैल्यू निकालने जाओगे तो ये आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट आ रहा था 2XY ZX का वैल्यू आ रहा था। अब जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना था, 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 में से 133 जाएगा एंड आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 121 में से 133 गया कितना बचेगा, -12, तो आ गया -6। अब जो वैल्यू निकालना है x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है 881 माइनस 3XYZ इक्वल टू, ये पार्ट तो 11 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर है 133 में 6 को ऐड करना पड़ेगा क्यों माइनस ऑफ -6 हो जाएगा। ए पार्ट आ गया 139, यही है ना 139। 139 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3XYZ का वैल्यू कितना आ रहा है, और 881 में से 11 99 है, 11 33 एंड 9 होता है 42 और 11 4 15, 11 99 33 एंड 9 42, 11 4 15। ये मिल के कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और ये बचा 12, 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 14, 14 में से 8 गया 6, 648 हो गया 3XYZ का वैल्यू माइनस में, और तो 212 आ रहा है ना 216 आ रहा है। तो देखोगे आप XYZ का वैल्यू आ रहा है -216, तो क्यूब रूट ऑफ XYZ का वैल्यू आ जाएगा -6। क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ गए, आगे देखिए। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला है कि टेंजेंट से AB BC CD एंड DA टच करते सर्कल को PQRS पे। AB का वैल्यू 5x - 1 दिया, AB है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 5x - 1 लिख लेते हैं, एंड BC का वैल्यू कितना दिया है 5x + 5, CD का वैल्यू कितना है 5x + 3,
एंड डी ए का वैल्यू कितना है 4x + 2। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, जैसा ड्रॉ किया गया है, तो अपोजिट साइड का सम सेम होता है। मतलब ए बी एंड सी डी का जो सम है ए इक्वल होगा बी सी एंड ए डी के सम के। तो ऐसा जब करेंगे तो 5 + 5 कितना हो गया 10x + 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 9x + 7 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया है 5, x का वैल्यू 5 आ गया है। अब जैसे ही x का वैल्यू 5 आया, बाकी जो साइड है उसका वैल्यू निकालने जाएंगे तो 25 × 5 कितना हो जाएगा 30, 25 × 3 कितना हो गया 28, और 20 + 2 कितना हो गया आपका 22, और यहाँ पे हो गया 24। लेकिन क्या क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर है कि नहीं? अभी दिया बी क्यू एंड डी आर को जब ऐड करोगे तो 38 आएगा। बी क्यू यहाँ पे है, डी आर यहाँ पे, तो हमें बताना है क्यू सी का वैल्यू क्या होगा। कैसे करेंगे, चलिए एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। पेज ऐड हो गया है, 24 है, 30 है, 28 है, 22 है। तो ए है 24 है, ए है आपका 30 है, ए आपका 28 है, ए है कितना 22 है। तो हम क्या मान लेते हैं डी आर, जैसा क्वेश्चन में दिया है बी क्यू + डी आर ना, अगर बी क्यू को x मान लेते हैं तो सी क्यू हो जाएगा 30 - x, ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 30 - x हो जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बराबर होता है। और डी आर का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे कि 28 में से 30 - x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + x। ठीक है, 2 + x नहीं, x - 2 अभी सही है, देख लीजिए। हाँ, x - 2 हो गया। अब क्वेश्चन में जैसा कि दिया है कि बी क्यू + डी आर, इसका वैल्यू कितना है 38, तो बी क्यू का वैल्यू x है, डी आर का वैल्यू x - 2 है, कितना आ गया 38। यहाँ से आप देखोगे x का वैल्यू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना, क्योंकि 2x का वैल्यू 40 आ गया, x का वैल्यू 20 आ गया। अगर x का वैल्यू 20 आ गया तो सी क्यू जो है ना, सी क्यू हो गया आपका 30 - x, 30 - 20 कितना हो जाएगा 10। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे, कोई भी डाउट होने से आप पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है x टू दी पावर, क्वेश्चन में गड़बड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था x टू दी पावर 4 + y टू दी पावर 4 + x² y² का वैल्यू 17 × 1/16 है ना, तो 170 और 102 मिलकर हो जाएगा आपका कितना 272, 272 ना, 17 × 2 से 17 × 10 27, 272, 272 + 1 हो जाएगा 273 / 60। ये जो पार्ट दिया है ये होना चाहिए था आपका x² - xy + y² होना चाहिए था। ये वैल्यू कितना हो गया 21/4। आपको एक बात समझनी है कि x टू दी पावर 4 + y टू दी पावर 4 + x² y² जो है ना, ये फैक्टराइज होगा x² + y² - xy में, एंड इसके साथ एक और आएगा x² + y² + xy। ठीक, अगर हम इसका यूज करें तो ये आपका आ जाएगा 273/16 का जो वैल्यू है ये 21/4 × x² + xy + y² होगा। बोले कि होगा, 21 से कितनी बार में जाएगा, 21 एक बार में, बचा कितना 6, तो 21 या 63, 13 4 बार में। तो आपको वैल्यू मिल रहा है 13/4 किसका, x² + y² + xy का। ये हो गया x² + xy + y², ये हो गया आपका 13/4। हमें निकालना है वैल्यू x - y का ना, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने से कितना आ जाएगा 2 × x² + y² का जब वैल्यू देखोगे तो 21 + 13 कितना हो जाता है 34 ना, 34/4। यहाँ से x² + y² कितना हो गया आपका 34 मतलब 17/4 हो गया। फिर हमें xy चाहिए होगा, तो जब माइनस कर देंगे ऊपर से नीचे, तो यहाँ से -2xy का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/4, जिससे आप बोल सकते हो कि -xy का वैल्यू कितना आ रहा है, एक मिनट, -2xy ही चाहिए ना, मैं तो -2xy का वैल्यू कितना आ रहा है 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 21 में से 13 गया 8। चलो अब देखिए, जब इन दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, x - y का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू कितना हो गया है 25/4, x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि x एंड y में कौन बड़ा है, और लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कन्फ्यूजन भी नहीं दिया है। अगर एक -5/2 होता तब इसे बताने की जरूरत पड़ जाती कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है कौन सा वैल्यू कम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। आगे चलिए, यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है 800 स्टूडेंट का, क्लास 12 के स्टूडेंट है, 6 स्कूल है ABCDEF। और यहाँ पे जो दिया है ना आपको एक अलग से
टेबल, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए, हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी सी डी टुगेदर, बी सी डी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 8 4 12, फिर 9 8 17, 1 18, 1 और 1 2, 282 हो गए ना, 8 4 12, 9 17 1 18, 282 हो गए। 282 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए बी एंड डी। अगर हम बोले तो ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने, 20%, टोटल कितने थे 800, 800 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। फिर ए के बाद क्या दिया है, बी दिया है, बी में कितने स्टूडेंट है 18%, तो 800 का 18% करेंगे तो कितना आएगा, बी में टोटल 144 स्टूडेंट हो गए। इसके बाद क्या दिया है, डी ना, ए बी एंड डी, तो ए बी ए सी हो जाएगा इधर एंड डी हो जाएगा 17%, तो 17 करेंगे तो कितना आएगा, 17 8 126, 136, 8 7 56, 8 5 13, 136 हो गए। हमें टोटल स्टूडेंट्स पता चल रहे हैं, लेकिन हमें ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, हमें बॉयज चाहिए। देखो गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, अगर हम बॉयज़ के बारे में आपसे पूछें तो 160 स्टूडेंट में अगर 102 गर्ल्स हैं तो बाकी के 58 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। 144 स्टूडेंट्स में अगर 80 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं तो बाकी का जो 64 स्टूडेंट हो क्या होगा, बॉयज़ होगा। वैसे ही 136 में अगर 98 स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स है तो बाकी के जो स्टूडेंट बच गए 38 वो क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। टोटल बॉयज़ कितने हो गए गिवन सेक्शन में ए बी डी में, 8 8 16 4 20, फिर 6 5 11, 3 14 2 16, 8 8 16 4 20, 6 5 11 3 14 2 16, इतना हो गया। अब हमें क्या बताना है कि कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा है, ज़्यादा ही बताना है ना, तो 122 यूनिट ज़्यादा हो गया। तो परसेंटेज निकालने जाएंगे तो 122 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, तो 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 4 बार में, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 61, 5 305 को 4 से भाग दीजिए तो 4 7 28 2 30, 76.25% आ रहा है। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन भी अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, पता नहीं वेंडर चेंज होने के बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नसीब में आए। अब हमें ए वैल्यू निकालना है, तो सब आपको पता होना चाहिए, जैसे cos 180 डिग्री माइनस है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ए आ जाएगा। cot 90 प्लस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan ए माइनस के साथ, एंड cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो सीधे का सीधे cos ए आ जाएगा। tan 180 प्लस ए हो जाता है, सीधे का सीधे tan ए आएगा। tan 3π/2 प्लस ए, मतलब 270 में ए ऐड करेंगे तो tan तो सबसे पहले cot में चेंज होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ चेंज होगा। sin 2π माइनस थीटा, sin 2π माइनस थीटा क्या आएगा, sin थीटा आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा माइनस के साथ, तो sin ए नहीं माइनस sin ए आएगा। अब न्यूमरेटर में 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो काम खत्म हो गया। ऊपर आप देखोगे cos स्क्वायर ए है, tan ए को लिखेंगे tan ए, नीचे कितना आ रहा है, नीचे एक आ रहा है आपका tan ए, एक आ रहा है cot ए, और एक आ रहा है sin ए, tan एंड cot चला जाएगा। अब यहां से आप देखोगे तो tan ए का एक sin आता है, एक cos आता है ना, तो सीधे का सीधे आंसर क्या बचेगा, cos ए, एक cos से चला जाएगा, sin ए भी चला जाएगा, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूला यूज किया है हमने, और उम्मीद करते हैं आप समझ पाए, हमने एक यूज किया cos माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाता है cos थीटा, और एक है आपका sin 2π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा। फिर हमने लिखा cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये होगा माइनस cos थीटा। फिर tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये सीधे होगा आपका tan थीटा, और tan 3π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan cot में चेंज होगा और एक माइनस आ जाएगा, और एक क्या था cot π/2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाता है आपका माइनस का tan थीटा। तो सिंपल जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो हम चैनल पे जो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो है उसमें देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। वहाँ पे हमने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके चीज़ों को समझाया है।
अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? 2 तो है ही, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा cos टू दी पावर 4x माइनस 1, और नीचे एक आ गया आपका cos स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे? sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। गया गया। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है कि a प्लस बी cos 2x होगा। इस पे हम बाद में आते हैं। क्या होगा? 2 cos टू दी पावर 4x को हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। चलेगा? बोल के बिल्कुल चलेगा। नीचे है sin स्क्वायर एक्स, तो एक दोनों सेम है, एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। बात समझ गए? अभी हमें cos 2x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो cos 2x में कैसे कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को? अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस को अगर हम बाहर रखें तो ये आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2। 2 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिख ले जाएंगे तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1, यहाँ से माइनस ये आ गया आपका cos 2x प्लस 1 प्लस का 2, कितना आ रहा है? -3 माइनस cos 2x। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -1। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है आपका? देखना है, जैसे क्यूब निकालना है, तो ये जो है ना 7 का क्यूब है आपका 343, फिर 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.07 आ जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 है, तो 1/8 के लिए तो 2 आ जाएगा, बोल के ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 0.06, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस है, क्या आ जाएगा? 0.06/2 जब करेंगे तो 0.03 है, 0.03 प्लस 0.07, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.1, एंड 0.1 है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि AP परपेंडिकुलर है, ठीक है, BC पे, AQ इज बाइसेक्टर और PAC का बाइसेक्टर है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बाइसेक्टर है तो ये पार्ट कितना होगा? 30 डिग्री, और ये पार्ट कितना होगा? ये भी 30 डिग्री। निकालना क्या है? व्हाट विल बी द मेजर ऑफ PAQ? आंसर आ गया 30 डिग्री। अच्छा, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने से पहले हमने सोचा था कि शायद क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि ABC ट्रायंगल है, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP, और ये जो AQ है ना, AQ ये एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है। उस केस में जब आप PAQ निकालने जाओगे ना, एंगल PAQ ये आएगा 1/2 ऑफ एंगल B-C। ध्यान दे, B-C में आपको ये इंश्योर करना है कि हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लें, निगेटिव वैल्यू ना लें। लेकिन इसमें एंगल होता है एंगल बाइसेक्टर A का, ये तो है आपका PAC का। तो 60-30 देखिए, इन्होंने ऑप्शन दिया भी नहीं, अगर ऑप्शन में 15 अगर ये दे देते तो बहुत सारे लोग गलती कर देते। ठीक, क्वेश्चन सेटर को थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज़्यादा गलती करवाया जा सके। ये भी अल्टीमेट का पार्ट है। इसमें बोला है कि एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका लैटरल सरफेस एरिया दिया है 624। पिरामिड में जब हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये होता है आपका 1/2, फिर पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर में आपको स्लैंट हाइट मल्टीप्लाई करना होता है, स्लैंट हाइट, ये चीज़ें ध्यान देनी है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, बेस है आपका स्क्वायर, एंड स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया है? 24√2। तो अगर ये स्क्वायर का डायगोनल है आपका 24√2, तो हम बोल सकते हैं कि साइड इसका क्या होगा? 24 होगा, ये भी 24 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम फिर से चलो ऐसे ना बना के देखते हैं, 1 मिनट। थोड़ा स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, ये हाइट इसका होगा, ये पार्ट कितना होगा? क्योंकि पूरा का पूरा 24 है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 12, ये हाइट हमें निकालना है। और वहाँ से जो हमने मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया ना दोस्त,
ये आपका क्या है, स्लाइंट हाइट है। ठीक, तो पहले हम स्लाइंट हाइट निकाल लेते हैं। एल एस ए का वैल्यू दिया है 624, ये किसके बराबर है 1/2। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 4 इंटू 24, जिसे हम बोल सकते हैं 96, इंटू यहाँ पे कितना आ गया एच। ये कितनी बार में जा रहा है 48 टाइम्स में, और 16 तिया 48, 16 25 65, 16 तिया 48, 16 तिया 48, फिर बचा कितना 48 14 ना, तो 16 9 44, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 13। अगर हाइट है 13 है स्लैंट हाइट, तो ये जो हाइट है कितना हो जाएगा आपका 5। अभी हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम निकालना आसान, वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 5, सो 1/3 ऑफ 24 इंटू 24 इंटू 5, ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में। 40 को 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, और आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया है कि एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच, 10% ऑफ टोटल वोटर ने वोट ही नहीं दिया, जिन्होंने वोट दिया उसमें से 15% इनवैलिड हो गए। जो विनिंग कैंडिडेट है इसको 58% मिले हैं वैलिड वोट के, तो हमें बता, एंड वो 4896 वोट से जीत गया, तो हमें बताना है वैलिड वोट कितने थे। ध्यान दीजिए यहाँ पे ट्रिक है, वैलिड जो है ना, वैलिड को अगर हम देखें तो एक है विनर एक है लूजर। लूजर को वैलिड का 58% मिला है, टोटल का नहीं। जो लूजर है इसको वैलिड का 42% मिलेगा, क्योंकि दोनों जोड़ के आपका 100 तो होना चाहिए। तो विनर कितना वोटों से जीता है, बोले कि विनर जो जीता है वह 16% वोट से जीता है, जिसका वैल्यू है 4896। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 306। अगर 1% का वैल्यू 306 है तो पूरा का पूरा वैलिड कितना होगा 30600। तो हमें निकालना है वैलिड वोट कितने हैं, तो आंसर आ गया 30600। अगर यही निकालना होता टोटल वोट्स, तो टोटल का पहले तो 9/10 लोगों ने वोट किया, इसके बाद 15% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है 85%। 85% को लिखेंगे 17/2, 17/20, और ये वैल्यू हो जाएगा 306। 17 से कितनी बार में जाएगा 1, 17 8 36 से 17 53 से 9 से 2 बार में जाता। टोटल निकालना होता तो कितना हो जाता आपका 4, 1 मिनट 30600 होगा ना, तो 4 पे 0000, मतलब 40,000 जो हो जाता ये टोटल। लेकिन टोटल निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वैलिड बोला है। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी कभी देगा एंड आप कंफ्यूज ही आ जाओगे। यहाँ पे वैलिड निकालने के लिए इस 10% एंड 15% का कोई रोल है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए आप एग्जाम में ये सोच के अटक गए कि अरे इसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बार फिर से क्वेश्चन समझने की जरूरत है। मोस्ट डिफिकल्ट करके एक सीरीज आया, तो इसमें हमें वैल्यू निकालना x⁴12 प्लस x⁴6 प्लस 1 का। मेरे पास है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पार्ट आ गया x³ प्लस 1, इसका वैल्यू 0 है, मतलब x³ का वैल्यू क्या आ रहा है -1। ठीक है, जैसे ही x³ का वैल्यू -1 आ गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ जो 12 है ये है x³ का पावर 4, ये है आपका x³ का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 + 1 + 1 आंसर कितना आ गया 3। तो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर x² माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि x³ का वैल्यू -1 होगा, और अगर x² प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि x³ का वैल्यू क्या होगा 1। ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ गया है ना, आपने पहले से नहीं देखा है इसको, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लोगे लेकिन एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जिसकी दरकार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसमें है कि राम, श्याम, रोहन, रीता, मुकेश, ये 5 मेंबर्स एक फैमिली के, जिनका वे किया गया, वे मतलब तौला गया है इनको कॉन्सिक्यूटिवली, और उनका एवरेज वेट कैलकुलेट किया गया है आफ्टर ईच मेंबर इज वेट इफ द एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 2 kg ईच टाइम। हमें बताना है कि मुकेश जो है वह राम से कितना हैवी है। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये हो गए मोहन, मोहन नहीं रोहन ना, रोहन, ये हो गए रीता, ये हो गया मुकेश।
अब हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले राम का वेट किया गया, तो राम का जो वेट था वही एवरेज आएगा। फिर राम के बाद श्याम का वेट किया गया, अब श्याम एंड राम दोनों का वेट निकल गया, अब इन दोनों का एवरेज निकाला गया। फिर श्याम रोहन को ऐड किया गया, फिर तीनों का एवरेज निकाला गया। फिर रीता को मीन्स वजन करने के बाद उनका एवरेज निकाला जाएगा। फिर मुकेश आए एंड उसमें भी एवरेज निकाला जाएगा। क्या पता चला कि एवरेज जो है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ था, फिर कुछ था मतलब मान लेते हैं एवरेज यहाँ पे ए था। अब एवरेज ना श्याम को ऐड करने के बाद a+2 हो गया है, रोहन को ऐड करने के बाद a+4 हो गया, इनको ऐड करने के बाद a+6 हो गया, और यहाँ पे a+ क्या हो गया है 8 हो गया, यही ना। 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनके बीच का जो गैप है ना, जितना से एवरेज चेंज हो रहा है उसका डबल हो। मतलब इसमें 4 ऐड करने पे ए आएंगे, इसमें 4 ऐड करने पे ए आएंगे, इसमें 4 ऐड करने पे ए आएंगे, और इसमें जब 4 ऐड करेंगे तो आ जाएंगे मुकेश। तो मुकेश का वेट राम के वेट से कितना ज़्यादा है, 4 चौका 16, तो मुकेश इक्वल टू राम +16 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपके माइंड में सवाल आ ही सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका भी आंसर दे देते हैं। अब मान लीजिए राम का जो वेट है ना, यहाँ पे हम वेट लिख रहे हैं और यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करके चलेंगे। राम का वेट आप मान लेते हैं कि x है, तो अकेला बंदा है, वेट x है, तो एवरेज भी x ही होगा। अब जो श्याम है इनका वेट है x + n, मतलब x से n ज़्यादा है। अब जब दोनों का एवरेज निकालने जाओगे तो कैसे निकलेगा? आप ऐसा बोल सकते हो कि जो श्याम को हमने इंक्लूड किया है वह एवरेज से n ज़्यादा है, बल्कि हाँ। अब जब 2 लोग हैं तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी वेट सरप्लस हो रहा है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, n+2 हो गया, x + n+2। अगर ऐसे दिक्कत है तो आप इन दोनों को वेट को ऐड कर लो। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2x + n, उसको 2 लोगों में डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा, अगर वेट n से बढ़ा तो एवरेज में किसका इजाफा हुआ है, n/2 का इजाफा हुआ। अब जो अगला बंदा है ना, वह श्याम से भी n वेट इसका ज़्यादा है, तो x + 2n होगा। हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, हम समझेंगे कि अच्छा नया लोग जो आ रहा है उसका वेट एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि 3n/2 ज़्यादा है। अब 3n/2 ज़्यादा है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो n/2 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 करके आएगा। तो x + n/2 में n/2 ऐड करेंगे तो x + n आएगा। एक तरीका है। दूसरा आप कैसे समझेंगे, अगर इसमें दिक्कत है तो इन तीनों को वेट को ऐड कर दो, 3x + 3n हो जाएगा, 3 में डिवाइड कर दो, 3x + n आ जाएगा, x + n आ जाएगा। अब जो a है बंदा, ये फिर से n ज़्यादा है तो x + 3n हो जाएगा इसका वेट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा x + 3n/2, 3 2 5 1 6, 4x + 6n हो गया, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा x + 2n। ये कैसे हो गया, देख लीजिए, इनका वेट x + 4n होना चाहिए, तो क्या आ गया, 8 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5x + 10n को 5 से डिवाइड करेंगे, x + 2n आएगा। तो आपने देखा वेट में कितना का इजाफा हो रहा है, हम बोले कि वेट में कॉन्सिक्यूटिव n का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी n का, यहाँ पे भी n का, यहाँ पे भी n का, और एवरेज में कॉन्सिक्यूटिव कितना का इजाफा हुआ है, n/2 का। यही चीज़ हम आपको ऊपर समझा रहे थे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा, एंड आगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें है आपका कि नमन जो है यह 348020 रुपये उधार लेता है 8% की दर से। पहले साल के एंड में वह 15090 रुपये पे करता है टुवार्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। नमन जो है पूरा का पूरा पेंडिंग ड्यूज सेकेंड ईयर में क्लियर कर देता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो फर्स्ट साल हुआ था। तो हमें बताना कि सेकेंड ईयर के एंड में कितना पे करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए। अगर हम इसको पी ले, जो आपने उधार लिया है, रेट को आर ले, जो आपने लौटाया है इसको एक्स ले, तो जो अमाउंट पेएबल होता है ना सेकेंड ईयर के अंत में, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो p - x + 2p - x का r%। समझ गए? अब ये कैसे आता है हम आपको बताएंगे आराम से। तो पहले p का वैल्यू कितना है, 348020। x का वैल्यू कितना है, 09015। तो जब हम p - x बोलेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, बचा 7 में से 5 गया 2, यानी 34 में से गया 33, इतना ही होगा ना। 0, 12 में से 9 गया 3, 9 आ गया, फिर 7 में से 2 5 गया 2, फिर बचा 4। ठीक, इतना ही होगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 332930 + 2p - x, मतलब p - x में p को जोड़ना है,
तो यहाँ पे 0 आएगा, 3 2 5 आएगा, फिर 9 आएगा, और 8 8 10 आएगा, 4 3 7 1 8 आएगा, और 3 3 6 आएगा। इसका R% मतलब 8/100। कोई दिक्कत नहीं। देखिए निकालने जाएगा तो ये 0 से 1 0 चला जाएगा, डेसिमल इधर आ जाएगा। अगर हम देखें तो 8 5 40 आ रहा है, और 8 9 72 4 76 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 यूनिट डिजिट वाला 2 ऑप्शन है, तो सेकेंड डिजिट भी देखना पड़ेगा। 72 4 76 था ना, 8 5 40, 8 9 72 4 76, तो 7 6 हो गया। तो अगर आप देखने जाओगे तो 6 आएगा, 7 3 10 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट 0 6 आ रहा है, 0 6 वाला यही ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये आंसर आया कैसे। चलो बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। जब आप उधार लेते हो तो यहाँ पे आपने लिया है उधार P रुपए, पहले साल के अंत में यहाँ पे आपने X रुपए लौटा दिए। जब आप सिंपल इंटरेस्ट में उधार लेते हो तो जो भी आप पैसे चुकाते हो ना, वह प्रिंसिपल को ही कम कर देता है। तो जो नेक्स्ट साइकिल है इसमें P - X रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साइकिल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा? बोले कि देखो P पे R% का इंटरेस्ट लगा है, ये हो गया कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का। दूसरे साल जो है यह प्रिंसिपल क्या हो गया? चेंज हो गया है, ये बच गया P - X। तो अब P - X पे कितना लगेगा? R%। ठीक है, तो पेएबल अमाउंट कितना होगा? पेएबल हम बोलेंगे कि देखो पहले जो प्रिंसिपल बचा उतना दे दो, P में आपने X चुकाया था, तो प्रिंसिपल जो बचा है वह P - X बचा है, फिर टोटल इंटरेस्ट भी होगा। पहले का इंटरेस्ट P का R%, अभी का इंटरेस्ट P - X का R%, दोनों मिलकर हो गया 2P - X का R%। यही तो हम बोल रहे थे, बात समझ गए? इसलिए वो आ गया। तो आप सीधे का सीधे याद रख सकते हो, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये है 4 5 YZ0, ये आपका डिविजिबल किससे है? 40 से। तो हमें Y + Z बताना। अगर 40 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 × 5 है। जैसे ही यूनिट डिजिट 0 हुआ, ये 5 से डिविजिबल हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बचा केवल 8। ये 4 5 YZ0। देखो Y + Z का वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि Z मैक्सिमम Y मैक्सिमम, ऐसा करके हम सोच सकते हैं। अब जो 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 8, तो 4 से भी डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए Z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? बोलेंगे 8, क्योंकि 80 आपका क्या है? वो डिविजिबल है। अच्छा एक और बात, हम आपको ये बता रहे हैं, अच्छा Z मैक्स इतना होगा क्या? 4 डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का जो 2 डिजिट से नंबर बन रहा है ना, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये ठीक है। तो Z0 डिविजिबल कब होगा? जब Z के प्लेस पे 8 आ जाए। अब अपने पास बच गया है YZ0, तो Z के प्लेस पे तो 8 आ गया है, Y80। ये नंबर किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 8। तो Y का जो मैक्सिमम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं? 8, क्योंकि 8 80 आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो Y का मैक्सिमम 8 आ गया, Z का मैक्सिमम भी 8 आ गया, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन 15, इसमें क्या दिया है कि रमेश ने कुछ खरीदा है 19 नवंबर 2019 को, तो बिल जनरेट हुआ है 5480 का। उसने 10 नवंबर को भी कुछ खरीदा था जिसका बिल जनरेट हुआ था 9800 का। उन्होंने दोनों बिल क्लियर किए हैं। डीलर ने क्या स्कीम दिया है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज के टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो 19 नवंबर को 2019 को रमेश कितना पैसा पे करेगा? तो जो अमाउंट चीज़ें उसने 10 नवंबर को खरीदी थी उस पर 2% का उसे क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट कितना करना पड़ रहा है इसे? 9800 का 98% पेमेंट करना पड़ेगा इसे, प्लस और जो इसने 19 नवंबर को लिया है 5480, इस पे इसे 5% का डिस्काउंट मिला है, तो 95% का पेमेंट करना पड़ेगा। यही बात है ना? गया गया, ये इधर आ जाएगा, 20 से 20। क्या हम यूनिट डिजिट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? और शायद देख लेते हैं। तो 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 है ना, 2 का स्क्वायर 04 एंड 9604 आ रहा है, 9604। या फिर ऐसे भी कर सकते थे 88 64, 72 का डबल हो जाएगा 144 और 6 150, और 81 और 15 हो जाएगा 96। ठीक, फिर अगर आप देखोगे 54.8 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो 548 को 95 से करेंगे तो कितना आएगा?
8 पच्चे 40, पंचों का 20 4 24, पचा है 25 और 2 27, 40 24, ठीक। 9 8 72, 9 चौका 36 और 7 43, और 45 एंड 4 49, तो 0 आ गया, ये 6 आ गया, और 7 3 10 आ गया, 9 2 11 12 आ गया, 4 1 5 आ गया, 5206 आ गया, ये 5206 आ गया ना। तो कितना आ जाएगा, 10 आना चाहिए, तो सही आंसर इतना आ गया, 14810, इतना रुपये उसे पे करना पड़ेगा, ठीक। इसमें बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, ऐसा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो इसमें है कि एक शॉपकीपर के फॉल्ट है वेइंग मशीन में, 3 kg में 100 ग्राम का फॉल्ट है, और 3 kg पोटैटो चारू को देता है यूजिंग फॉल्टी वेट फॉर 46। कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज फॉर द सेलर वाज 12 रुपये पर kg। अभी हमें बताना है कि उसने पोटैटो को बेचकर कितने रुपए कमाए हैं। अब ध्यान से देखिए, बंदे ने कितना पोटैटो दिया है, 3 kg पोटैटो दिया 46 रुपीज़ में, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया है कितना हो गया 46। कॉस्ट प्राइस कितना हो कितना। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि क्या इस बंदे ने एक्चुअली में 3 kg दिया है, बोले कि नहीं। इसने तो 2900 ग्राम ही दिया है, क्यों, क्योंकि 100 ग्राम का तो फॉल्ट है। अब 1000 ग्राम का जो प्राइस है ये है आपका 12 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, और 1.2, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 29 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टोटल से 12 24, और 10 कितना हो जाएगा 34, तो पता चला कि 34.8 रुपीज़ क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस इतना हो गया। इसके बीच का जो गैप है यही प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, आप देखिए 11.2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके था, अच्छा था। अब हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखोगे तो इसमें है कि एम और एन जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे जाते हैं, वो 5 बजे चलना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एम एंड एन का जो स्पीड है वो 5 राउंड पर आवर और दूसरे का है 2 राउंड पर आवर। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 ऑन द सेम डे। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे, देखिए एम एंड एन जो है एक ही पॉइंट से चल रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए हैं। तो एम मान लेते इधर जा रहा है, एन इधर जा रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा जब भी होता है तो हम आपसे अगर हम रिलेटिव स्पीड पूछेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे कि एक तो 5 राउंड 1 घंटे में जा रहा है, दूसरा 2 राउंड 1 घंटे में जा रहा है, तो वी रिलेटिव हो जाएगा 7 राउंड पर आवर। बोले कि ये भी ठीक है, 1 घंटे में 7 राउंड, 5 बजे से चलना स्टार्ट किए हैं एंड 6:30 बजे तक की बात है, तो 1.5 आवर में कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि ये 10.5 राउंड हो जाएगा। अब 10.5 राउंड में 10 बार तो आपस में मिल ही चुके हैं, 11वां बार मिलने जा रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 10। बस समझ गए, बस रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते, यहाँ पे क्या बोला ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते, और सेम डायरेक्शन होने से तब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाता, एक है 7 दूसरा 5 दूसरा है 2, तो 3 राउंड्स पर आवर हो जाता। अब 1.5 आवर में कितना चले जाते हैं, तो 4.5 राउंड हो जाता। 4.5 राउंड का मतलब क्या हुआ, 4 राउंड मिल चुके हैं और 5वें की तैयारी हो चुकी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ के पाए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बारी है ऑलिव बोर्ड की, एंड चलिए ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें पहला है कि 3 पाइप है एम एन एंड एस, और टैंक को 25 50 एंड 100 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। इनिशियली जो है पाइप एन एंड एस को ओपन रखा गया है 10 मिनट्स के लिए, बाद में एन को बंद कर दिया गया है एंड एम को ओपन किया गया है। पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। हमें बताना है कितने देर में टैंक फिल हो जाएंगे इफ 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। देख लेते हैं। तो अपने पास एक एम है, दूसरा क्या है एन है, तीसरा क्या है एस है, एक है 25 और एक है आपका 50 और एक कितना हो गया 100। यही है ना, ऑलिव बोर्ड का ही क्वेश्चन है, पता नहीं, देख लेते। तो ये हो रहा है। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 100, तो 25 वाले का कितना हो गया 4, और एन का कितना हो गया 2, एंड एस का कितना हो गया 1। टोटल 100 जो है इसको हमें फिल करना है। हुआ क्या है कि एन एंड एस जो है 10 मिनट के लिए चले शुरू में। एन प्लस एस कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 × 10 कितना हो गया 30।
इसके बाद पाइप एन को बंद कर दिया गया है, पाइप एम को ओपन किया गया है। फिर बोल रहा है कि एस को भी क्लोज कर दिया गया है, कब? 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। लेकिन जब टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले एस को बंद किया गया है, हम बोलेंगे कि एस को बंद मत करो। तो जब एस को बंद नहीं करेंगे तो एस 15 मिनट और चलेगा। जब 15 मिनट और चलेगा तो 15 मिनट में जितना पानी दे सकता है उतना पानी और देगा। 100 यूनिट पहले से ही है, 15 मिनट में एस जो है ये आपका कितना आ जाएगा, 15 और ऐड कर देगा तो कितना आ जाएगा, 100 + 50। अब जो है बाकी पूरे का पूरा टाइम एम एंड एस चला है, एम को ओपन किया गया, एन को बंद किया गया, ठीक है। तो एम एन एस चला है मतलब 5 के एफिशिएंसी से एन टाइम के लिए चला है। तो 5 एन का वैल्यू कितना हो गया, 85, एन का वैल्यू कितना हो गया, 17। अब बताना है कि टैंक कितने देर में फिल होगा। तो शुरू में लगा था 10 मिनट एंड बाद में कितना लगा है, 17 मिनट। 17 + 10 कितना हो गया है, 27 मिनट्स। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125, और √1521 डिवाइडेड बाई 3 है ना। तो 1521 का हो जाएगा आपका 39, 39/3 कितना हो जाएगा, 13। 512 का क्यूब रूट होता है 8, और ये वाला कितना हो जाएगा, 60, 64 हो जाएगा, क्योंकि 65 जब करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 42, 25 आ जाएगा ना। तो 64 आ जाएगा, हमने 65 लिख दिया। 64 + 8 कितना हो गया, 72, गुना 13 - 125, 13 दूना 26, 91 2 93 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा, 811, 811 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला देखिए, अब ये वैल्यू दिया है कि किससे डिविजिबल होगा। देखिए जो ऑप्शन दिया है उसमें हमें पता चला कि अच्छा x + y को कॉमन लिया जा सकता है। अब देखेंगे कहाँ कॉमन मिल रहा है। अगर फर्स्ट एंड थर्ड को देखोगे तो इसमें x³ को कॉमन ले सकते हैं हम, बचेगा x + y। फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे देखोगे तो y³ को कॉमन ले सकते हो, बचेगा कितना, x + y। फिर बाकी जो दो बचा ये दोनों, इसमें से z³ को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x + y। आप देख पा रहे हो कि x + y ओवरऑल कॉमन आ गया है। फिर क्या बचा, x³ + y³ + z³। x + y × x³ + y³ + z³ मीन्स दोनों से डिविजिबल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC, ओके। AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो हमें EC एंड CB बताना है। ABC एंगल तो A होगा 60 डिग्री, AB 60 डिग्री होगा, AB 60 डिग्री होगा। AD एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर है दोस्त, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, EC एंड CB। EC यहाँ पे है, CB यहाँ पे। ये वाला पार्ट है 60 डिग्री। अगर एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री है तो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम भी 60 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल हो गया 30 डिग्री, दूसरा को भी होना 30 डिग्री। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो रेशियो हो गया आपका 1:1 का। बात समझ गए ना, ठीक। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है कि एक शॉपकीपर 13% का डिस्काउंट देता है जब आप 10 kg शुगर खरीदते हैं। तो शुगर का कॉस्ट प्राइस है 40 पर kg एंड मार्क प्राइस है 48 पर kg। वेइंग मशीन खराब है, वह 1 kg के जगह पे 910 ग्राम ही वजन करता है। तो हमें बताना परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज। देखिए यहाँ पे जो समस्या आती है लोगों को कि क्वेश्चन में दिया है कि 10 kg लेने पे 13% का डिस्काउंट दे रहा है, अब हम क्या करें। तो कॉस्ट प्राइस भी 10 kg का ले लो, मार्क प्राइस भी 10 kg का ले लो, 10 kg में कितना वेट होगा ले लो। लेकिन आप खुद बात बताओ, जब हम रेशियो लेंगे तो जो रेशियो 1 kg का होगा वही रेशियो 10 kg का भी होगा, तो फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए हम पहले देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर कुछ ना होता तो 40 रुपये का सामान या 48 में बेचता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 40 है, मार्क प्राइस है 48। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या 13% का डिस्काउंट दे रहा है। 13% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज़ का जो सामान है ना 87 में देगा, तभी 13% का डिस्काउंट होगा। इसके बाद 910 ग्राम ही इसके पास से जाएगा, लेकिन आपसे पैसे ले लेगा ये 1000 ग्राम के। 3 0 से 3 0 गया। अब 8 से करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, और 8 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। तो ये 5 आ गया, और 9 5 45 आ गया। ये आएगा 7 6 42, 48 और 2 48 4 52 ना, ठीक। तो टोटल कितना हो गया
45 एंड 22, यहाँ पे देखोगे तो 67 ज़्यादा आ गया ना, तो 67 का प्रॉफिट हो रहा है 455 पे, गुना का 100 आपको करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट है। तो आप सीधे सीधे 6700 को 455 से डबल जीरो है ना, अच्छा 14 चौके 56, 14 पचे 76, 70, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 67, इसका मतलब 15% से थोड़ा सा कम होगा, 14% से ज़्यादा होगा। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। या तो आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो ऐसे ही 14 का पहाड़ा पढ़ लिया, 15 का पहाड़ा पढ़ लिया, ये भी आप कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये जो चीज़ें ना बहुत हैंडी आती है। जैसे ही हमने ऑप्शन देखा कि ऑप्शन 14 15 के बीच एक ही है, 13 और 14 के बीच एक ही है, सीधे हमने 13 का टेबल पढ़ा, 13 नहीं 14 का पढ़ा, पता चला 14 से ज़्यादा होना चाहिए और फिर 15 से कम होना चाहिए, तो आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन जो हम लाइव कर रहे थे तो उस समय स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो पैनिक आता है ना, तो आपके साथ भी हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। इसमें दिया है कि a प्लस 1/b का वैल्यू -1 है, हमें ए बी सी का होल क्यूब चाहिए। यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी का वैल्यू है -1 -b, ऐसे ही इन दोनों को अगर लेके चले तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा -1 -c, और इन दोनों को लेके चले तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 -a। हमें जो चाहिए वो चाहिए ए बी सी, तो कोई एक इक्वेशन लेते हैं, इसमें हमने दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -c -b सी। अब बी सी का वैल्यू कितना है -1 -c, तो -c +1 +c गया। ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 1, देखिए कितना आसान था। तो ए बी सी का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1। इतना आसान था, बावजूद एग्जाम में नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल है तो आपको बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि बाकी के 24 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको दुख दे रहा है तो लकीली ये 24 नंबर क्वेश्चन ही है। हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में है कि ए बी सी को एक काम दिया गया है, बी अकेला काम 10 दिन में कर सकता है, सी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए ने पहले दिन काम किया, सेकेंड डे के बाद बी एंड सी ने मिलकर काम किया और 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। कितने दिन में ए अकेला काम को कंप्लीट कर पाएगा? तो बी एंड सी, ए के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बी करता तो 10 दिन में होता, सी करता तो 12 दिन में होता। टोटल वर्क जो है हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि होगा 60। ए का इफिशियंसी ए का नहीं, बी का हो गया है 6, ए का सी का हो गया 5। एक बात बताइए, ये जो 60 है ये काम कैसे हुआ होगा? ए ने एक दिन काम किया होगा, फिर बी एंड सी ने मिल के काम किया 5 दिन, 5 दिन में इन दोनों मिलकर 55 काम करेंगे। ए का कितना हो गया 5। ये जो ए का है ना 1 डे वर्क हो गया है, 1 डे वर्क, या फिर ए का ये इफिशियंसी बोल सकते हैं। एक दिन में जितना काम करेगा वही इफिशियंसी होगा। तो ए को काम करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 60 यूनिट काम करना है, 5 के इफिशियंसी से 12 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो हम बोल सकते हैं ए एंड सी का इफिशियंसी सेम है। 26 देखेंगे, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान दीजिए, cos टू द पावर 6 है, sin टू द पावर 6 है, ये लिखा हुआ है cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x प्लस 3 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब -3 टाइम्स ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों मिलकर 1 आ जाएगा ये वाला पार्ट। और इसके साथ आपने ऐड करना है 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1, इसलिए आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि 500 मीटर का एक ट्रैक है, ए का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया है 100 मीटर का, तो कितनी देर में वो इसे 2 बार क्रॉस करेगा? तो सबसे पहले ये देखिए, ये सर्कुलर ट्रैक है ना, अच्छा सर्कुलर ट्रैक है, क्या है ट्रैक है दिया नहीं, कोई बात नहीं। अगर क्रॉस करना है मतलब सर्कल जैसा ही कुछ होगा, राउंड राउंड करके। ए यहाँ पे है एंड बी यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 100 मीटर। बी का स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड एंड ए का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गया? तो होगा क्या,
अगर हम v रिलेटिव आपसे पूछे तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा इनका 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो 100 सेकेंड है ना, 100 सेकेंड के बाद दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे, सेम पॉइंट, ठीक। ये कितने सेकेंड में b को 2 बार लैप कर लेगा, 2 बार क्रॉस करना। फिर इसके बाद एक बार और क्रॉस करने के लिए जो है 500 मीटर का जो ट्रैक है, मतलब 500 मीटर का डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 500 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, बोलेंगे 500 सेकेंड, ठीक है। 500 सेकेंड के बाद फिर से वो एक साथ आएगा। तो लॉजिकली जो है इनका आंसर 500 प्लस 100 600 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए 100 सेकेंड में क्या होगा, दोनों एक जगह आ गया, जैसे ही 100 सेकेंड के बाद हुआ एक बार क्रॉस कर गया, फिर दूसरा बार आएगा 600 सेकेंड के बाद यहाँ पे आएगा, फिर से क्रॉस कर गया, 2 बार क्रॉस कर गया। लेकिन यहाँ पे 2 बार लैप दिया है, तो हम ये समझ रहे हैं कि एक बार मिलने के बाद जो 100 मीटर का गैप था, या फिर ये बोल सकते हैं कि 2 लैप का लीड लेने के लिए बोल रहे हैं। अगर 2 लैप का लीड लेने के लिए बोल रहे हैं तब मतलब कि 1000 मीटर का गैप होना चाहिए इसके एंड उसके बीच का। अगर हम एक्चुअली देखें तो एक और 500 मीटर आएगा जिसमें 500 सेकेंड लग जाएगा, एंड टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा आपका 1100 सेकेंड। तो देखिए हमें क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ी हो सकती है। अगर यह केवल ये बोल रहा है कि कब 2 बार क्रॉस करेगा तब तो आंसर 600 होगा, लेकिन 2 बार लैप करने का मतलब अगर ये है कि जो है आपका क्या बोलते हैं कि उससे एक बार मैं पहली बार एक साथ आया, एक राउंड ले लिया तो 500 मीटर ज़्यादा हो गया, फिर से किया तो 500 मीटर ज़्यादा हो गया, तो ऐसा करके अगर बोल रहा है तब तो आंसर आपका 1100 सेकेंड आएगा। बाकी आप लोगों के क्या आइडियाज़ है आप ज़रूर बताइए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे तो इसमें 2 बोट है, ए एंड बी, एंड अपोजिट बैंक से स्टार्ट करते हैं। 72 किलोमीटर वाइड है, 72 किलोमीटर वाइड है। ए का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है आपका 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्ट्रीम जो है ए टू बी जाती है 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो बताना है कितने देर में वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो ये मान लेते हैं आपका 72 किलोमीटर वाइड है, ये ए है, ये बी है, एक ए से बी की तरफ जा रहा है, एक बी से ए की तरफ जा रहा है। एक जो जा रहा है ए से बी की तरफ उसका स्पीड कितना है आपका 10, और चूंकि स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है इधर से इधर है तो आप मान सकते हैं 10 प्लस एक्स है, बी वाले का हो जाएगा कितना 8 माइनस एक्स। हमारा ये कहना है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी रिलेटिव में स्ट्रीम के स्पीड का महत्व ही नहीं है। 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा 4 आवर। इसलिए आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, क्योंकि 8 माइनस एक्स है 10 प्लस एक्स है, दोनों को ऐड कीजिए, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या है इससे तो इस बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 होल 4/5 एंड 405 को डिवाइड किया जाए इवन नंबर से। इवन नंबर नहीं, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। सम संख्या तो बहुत है, तो रूट ओवर अगर हम इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे 9 5 45 4 49 49/5 इंटू 401, ये कितना आ जाएगा 81 आ गया ना, 405 है 81 आ गया। तो आप देखोगे कितना आ गया 7 9 63 63 हो गया। अभी 63 को इवन प्राइम नंबर होता है आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जब 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, हमें पता है कि इन दोनों का जो मीन होगा ना, मीन प्रोपोर्शन, ये होगा क्या ऑड, और किसी भी ऑड नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इतना ही काफी था, मीन प्रोपोर्शन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, अगला देखिए। अच्छा, आरबी चलने लगा, ये आरबी का पहला क्वेश्चन था। चलो ये आरबी का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें है कि 2 मीडियन है ए डी एंड बी ट्रायंगल ABC के, इंटरसेक्ट करते हैं जी पे राइट एंगल पे। 1 मिनट, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो करवा देते हैं। ये हो गया ए डी एंड बी है ना, तो हमने यहाँ पे ए ले लिया, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया। ए से जो गया है क्या है आपका ए डी, एंड बी से जो गया वो क्या है बी ई। 90 डिग्री ए डी हो गया, ए ई हो गया, इंटरसेक्ट किया जी पे, जी है सेंट्रॉइड, वहाँ पे 90 डिग्री पे कट रहा है। ए डी का वैल्यू है 18, ठीक है,
बी का वैल्यू 12 है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड है ना वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर 18 है तो ए वाला पार्ट हो जाएगा 12, ए पार्ट हो जाएगा 6, और ये 12 है तो ये पार्ट हो जाएगा 8, ये पार्ट हो जाएगा 4। समझ गए? हमें क्या बताना है कि लेंथ ऑफ बी डी इन सेंटीमीटर क्या होगा, बी डी। तो आप देखो ये तो 90 डिग्री है, बोले कि हाँ ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान है, एक बार अपने डायग्राम को बना लिया तो। अगर हम 11 देखेंगे तो इसमें है कि रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर आर 21, 72 एंड 75 सेंटीमीटर क्या होगा। अच्छा क्या ये बनेगा क्या, राइट ट्रायंगल बन रहा है क्या? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो 75 स्क्वायर एंड 72 स्क्वायर अगर करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 और 7 7 14, 147 गुना, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 ना, 7 21, 4 42, 1 42 2 44, हाँ 21 स्क्वायर। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ये हो गया आपका 21, ये हो गया 72, ये हो गया आपका 75। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कैपिटल आर जो होता है ना, ये हाइपोटेनियस का हाफ होता है, मतलब 75 का आधा हो जाएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर। एंड जो स्मॉल आर होता है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। मतलब दोनों लेग्स को ऐड करना है, उसमें से जो आपका हाइपोटेन्यूस है उसको माइनस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा 3 9, 93 में से 75 जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 18/2 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 9 एंड 37.5, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा एक और बात, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं। अब कैपिटल आर निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया होता है। स्मॉल आर के लिए जाना पड़ता है डेल्टा बाई एस, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ये वाला सभी जगह पे काम कर जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ये है आपका कि मैक्सिमम वैल्यू हमें इसका बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 नहीं 2 हो जाएगा ना, 2 सेक थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से आ गया है सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस समझ गए। तो 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना। अब हमें चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू। तो एक होता है एम जी एम इन इक्वालिटी, एम ग्रेटर इक्वल जी एम होता है। मतलब ये समझिए कि अगर 2 नंबर आपके पास है, ए एंड बी दोनों अगर पॉजिटिव है, तो ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू ग्रेटर इक्वल होगा रूट ए बी। इसी को हम बोलते हैं एम जी एम इन इक्वालिटी। अगर यहाँ पे हम यूज करें तो क्या हम ये बोल पाएंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 का जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रूट ओवर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो रूट ओवर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इसका मिनिमम वैल्यू 2 है, ऐसे वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 होगा। और अदरवाइज आपको ये भी पता होगा ना कि x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 2 होता है, लेस इक्वल -2 होता है। ग्रेटर इक्वल 2 कब होगा, जब भी x पॉजिटिव होगा, लेस इक्वल -2 कब होगा, जब भी x निगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। चूंकि कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1/tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर इक्वल 2 आना है। ये 7 है, ये पार्ट ग्रेटर इक्वल 2 है, तो इसका जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम कितना हो गया 7 + 2 = 9। तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है 9, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। अगला देखेंगे। अगला है जैसे ये वैल्यू निकाल के आपको बताना है। तो m² n है, फिर mn² है, पावर है 2/3। तो क्या करना है, ऐसा करते हैं ना, थीटा का कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, छोड़ो, m का वैल्यू कितना है, कोसेक को अगर हम 1/sin लिखेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा आ रहा है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा है ना, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा। ये m हो गया। n का वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, जिसे आप लिखोगे
साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो जब एम स्क्वायर एन हम करेंगे, एम स्क्वायर एन एंड एन स्क्वायर एम, एम स्क्वायर एन का मतलब क्या है, कॉस टू दी पावर 4 बाई साइन में साइन स्क्वायर बाई कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि कॉस टू दी पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, गया 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 गया, तो 3 आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ऐसे ही एन स्क्वायर एम कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो जब आप लिखने जाओगे ना, एम स्क्वायर एन का पावर 2/3 प्लस एन स्क्वायर एम का पावर 2/3, यह बेसिकली आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखेंगे। अब जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या करना है, पी टू दी पावर पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर निकालना है। क्या दिया इन्होंने कि p cos a का वैल्यू है 2q sin a एंड 2p cosec a माइनस q sec a का वैल्यू कितना है 3। अच्छा, साइन को इधर ले जाते, कॉस को इधर ले जाते, तो आ जाएगा आपका p cosec a इक्वल टू 2q sec a आ रहा है। तो p cosec a का वैल्यू 2q sec a है, तो 2 दूना 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4q sec a में से q sec a को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। वैल्यू कितना आ गया q sec a का, q sec a का वैल्यू आ गया 1, q sec a का वैल्यू 1 आ गया है, तो यहाँ से p cosec a का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोले कि 2 है ना। तो बस पी स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर ए एंड 4q स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन भी ठीक है, अच्छा ही है। अगला देखिए, ए है 35, आरबी का और है बहुत। 35 नंबर में है कि जाकिर जो है सिटी ए से सिटी बी जाते हैं और उनका स्पीड है 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, देन वो 33 मिनट्स लेट पहुंचते हैं। हमें टाइम बताना है कि जाकिर घर से छोड़े वुड हैव टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, नॉर्मल स्पीड से जाते तो इन्हें कितना टाइम लगता है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो सिटी ए है एंड बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये तो चेंज नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है यह टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। मतलब s1/s2 का वैल्यू कितना होगा t2/t1। ये कब होगा, जब d सेम हो या फिर डिस्टेंस सेम हो। अब देखिए t2/t1 हम बोले, यह क्या बोल रहे हैं कि जाकिर जो है अगर 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड जाते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं t2/t1। तो इस क्वेश्चन में है कि जाकिर अगर अपने नॉर्मल स्पीड का 5/8वां हिस्सा से जाते हैं, मतलब अगर इनका नॉर्मल स्पीड 5 है, माफ कीजिएगा नॉर्मल स्पीड 8 है और ये अगर 5 के स्पीड से जाते हैं तब बातें की गई है, तो s1/s2 हो गया, ये t2/t1 होगा। अगर आप खुद बताओ ना ऐसे भी कि जब आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो t2/t1 में हमें पता चल रहा है कि ये जो डिफरेंस आ गया ना 3 यूनिट का आ गया। क्वेश्चन में बोला कि 3 यूनिट ही 33 मिनट्स के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 11 मिनट्स के। हमें बताना है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाएं तो इन्हें कितना टाइम लगेगा। नॉर्मल स्पीड से जाने पे 5 यूनिट का टाइम लगेगा, एंड 5 यूनिट किसके बराबर है 55 मिनट्स के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55 मिनट्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। समझ गए ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है कि राम है और राम परचेज करते हैं 3 फैन एंड इन्हें डिस्काउंट मिलता है 6%, 10%, 12% फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे। राम ने पे किया है टोटल 6800, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन। हर एक फैन का मार्क प्राइस सेम है। तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि पहले फैन को अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्हें 6% का डिस्काउंट मिला है, मतलब 94% पे किया उन्होंने। दूसरे फैन में इन्हें 10% का डिस्काउंट मिला है तो 90% पे किया है। तीसरे फैन में 12% का डिस्काउंट मिला है तो इन्होंने 88% पे किया। तो ओवरऑल देखा जाए
तो यह बोला कि इसमें ये हो गया पी का 94%, ये हो गया पी का 90%, ये हो गया पी का 88%। टोटल इन्होंने पे कितना किया है? तो 8 4 12, 9 9 18, 26 1 27, 272% पे किया है इन्होंने। 6800, ये हो गया 272%। अब कैसे जाएगा ये? 8 9 8 24, 3 27, 8 से जाएगा। 8 24, 3 27, तो 8 का 32, 34% का वैल्यू कितना आ गया? अगर आप देखोगे तो 8 80 80 64, 8 25 40, 850 आ गया। तो 17 दूना 34, 17 25 85, 2% का वैल्यू आ गया है 50। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2500। मतलब कि मार्क प्राइस जो है कितना है? 2500। उम्मीद करते हैं 272% वाला लॉजिक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो देख लीजिए। पहले में पी का 94% गया है, दूसरा जो है उसमें पी का 90% गया है, और जो तीसरा है इसमें पी का 88% गया है। ये सब मिलके जो वैल्यू है 6800 आया है। समझ के? ठीक है, अगला देखिए 37 है। 37 में बोला है कि अनीता एंड आनंद जो है काम को 12-18 डेज में कर सकते हैं। उन्होंने काम करने के लिए 48,000 रुपये लिए हैं। अरुण की हेल्प से उन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया है 6 डेज में। ऊपर 6 मिसिंग है। फाइंड सम ऑफ शेयर ऑफ अनीता एंड आनंद। ये हो गई अनीता, ये हो गए आनंद, एंड ये हो गए अरुण। अनीता 12 दिन में कर सकती थी, आनंद 18 दिन में कर सकते थे। अरुण के साथ, अच्छा, अरुण प्लस अनीता प्लस आनंद, ये तीनों मिल के करते हैं तो 6 डेज में काम हो जाता है। जो टोटल काम है वो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क तो कितना हो जाएगा? 36। अनीता का इफिशियंसी हो गया 3, आनंद का 2 हो गया है। सब मिल के करेंगे तो कितना आ गया है? 6 हो गया ना। अब देखिए ये जो 6 है इसमें अनीता एंड अरुण का कितना हो गया? 5 हिस्सा। आनंद का कितना हो गया? 1 हिस्सा। आपको ये समझना है ये जो 6 यूनिट इफिशियंसी है ना, चूंकि सब मिलके इक्वल काम कर रहे हैं, मतलब इक्वल डेज के लिए कर रहे हैं, तो जो पैसे डिवाइड होंगे, चलिए इसका नाम 1 लिख लेते हैं, इनका नाम 2 लिख लेते हैं, इनका नाम 3 ले लेते हैं। 1 2 3, तो इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे जो है वर्कडन के रेशियो में डिवाइड होता है, लेकिन जब आप इक्वल डेज के लिए काम करोगे तो जो आपका इफिशियंसी है वही आपका वर्कडन का रेशियो आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? 6 यूनिट जो है ना, इसका वैल्यू कितना है? 48,000। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू होगा 8,000। तो जो 5 यूनिट है इसका वैल्यू कितना होगा? 40,000। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? अगला देखिए, ये है आपका कंपनी दिया हुआ है। वुडन कितना है, प्लास्टिक कितना है? 1 मिनट। 5 डिफरेंट कंपनीज PQRST मैन्युफैक्चर करते हैं प्लास्टिक एंड वुडन बैट। दीज बैट्स आर लेवल एट ब्रांड ए और बी। ठीक, द गिवन टेबल में आपको बताता है नंबर ऑफ वुडन बैट्स, परसेंटेज ऑफ टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर बाय ईच कंपनी, और रेशियो दिया है प्लास्टिक बैट्स का ब्रांड ए एंड ब्रांड बी में। ईच कंपनी इतना मैन्युफैक्चर करती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बैट करती है। टेबल को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। अब देखिए ब्रांड बी का ये जो रेशियो है, ये रेशियो दिया है A:B का दिया है ना, A:B का। स्टार्ट करते हैं। 65% जो सबने इक्वल नंबर ऑफ बैट्स बनाए ये हमें पता चल गया। तो 65% जो है वह कंपनी पी वुडन बैट बनाई है, तो बाकी का 35% क्या होगा? प्लास्टिक होगा। 35% को 10 में करेंगे, 10 यूनिट का वैल्यू 35, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3.5, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का हो जाएगा 7 × 5 = 35, और 21 और 3 24, 24.5%। 3.5 35 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30% होगा प्लास्टिक बैट। 15 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। ये हम ब्रांड बी के लिए लिख रहे हैं। यहाँ देखिए कितना हो गया? 40 हो गया, बचेगा 1925। तो 25 का वैल्यू कितना हो गया है? 40। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6। हमें निकालना है 6 का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 9.6। यही है ना? हाँ। अब ये देखिए 70 है, अगेन यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 16।
ये कितना होगा 50, तो 5 में 50, 1 में 10, तो ये वैल्यू कितना आ गया 30। अब ध्यान से देखते हैं टोटल कितने परसेंट आ रहे हैं। तो 6 5 11 आ गया यहाँ से, तो 0.1 आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 0.1। फिर 24 और 16 हो गया 40, 40 एंड 16 हो गया 56, 56 और 30 हो गया है कितना 86, और 86 और 9 कितना हो गया है 95, 95 और 1 कितना हो गया 96, तो 96.1 आ रहा है। तो 96100 इतना प्लास्टिक का बैट बना है ब्रांड बी वाला। उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नंबर 39 है इसमें है कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर मोनू का एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो है 3:7। इनकम 20% से इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है 50% से। तो बताना है सेविंग्स में चेंजेस क्या हो। बहुत ही आसान है, ये हो गया इनकम, इधर हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया है सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो 3:7 था ना, इनकम हो जाएगा 10। अब जो चेंजेस आया है कि यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें 50% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो हमें बताना है कि सेविंग्स में क्या चेंजेस होंगे। आराम से कर लीजिए, 20 से यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200% इक्वल टू -150% प्लस 7x। तो 7x का वैल्यू कितना आ गया 350% ना, x का वैल्यू कितना आ गया 50%। मतलब कि जो सेविंग्स है उसमें 50% का इजाफा होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आराम से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक, अच्छा हमने कैसे किया, टोटल का टोटल मल्टीप्लाई कर दिया। 10 यूनिट में 20% तो मतलब 200%, 3 यूनिट में -50% तो -150%, 7 यूनिट में x% तो 7x आ गया, दोनों को इक्वल कर देना है। अच्छा हमें बताना है साइन स्क्वायर 75 क्या है। वो निकालने से पहले हम देख लेते हैं साइन 75 क्या है। 75 डिग्री का मतलब हो गया कि 45 प्लस 35, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री। अच्छा 45 प्लस 35 नहीं, 45 प्लस 30, ये होता है साइन ए कॉस बी, मतलब साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। चलेगा। अब साइन 45 कितना हो गया, ये 1/√2 और साइन कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ से आ गया और ये आपका आ जाएगा 1/2√2। तो आप देखोगे तो √3 + 1/2√2 आ गया। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर 75 डिग्री तो क्या आएगा, 2√2 का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा 8, हमने 8 लिख दिया। √3 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 2√3, तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल होकर बचेगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 + √3/4 है, यही सही आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर अगर 41 देखेंगे तो AQ + -BQ + CQ प्लस 3ABC का वैल्यू दिया हुआ है, A B एंड C का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा हमें इसका वैल्यू बताना है। ओके, तो अगर हम A + B माइनस अच्छा A - B + C कैलकुलेट करें, A - B + C कैलकुलेट करें, कितना आएगा। A एंड C को देखो, 3 2 5 7 2 9 3 2 5 5.95 आ रहा है, तो वैल्यू 0 आ गया। जैसे ही A - B + C का वैल्यू 0 आ गया, हमें पता चल गया कि AQ प्लस -B का होल क्यूब प्लस CQ, इसका वैल्यू होता 3A - B C। तो आ गया AQ - BQ प्लस CQ प्लस 3ABC, वैल्यू कितना आएगा 0, इसलिए आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें है कि ABC में AB का वैल्यू दिया है, ये 2 एंगल दिया हुआ है एंड एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए एंड हाइट चाहिए। तो AB का वैल्यू 12 है, ABC हो गया है 30 डिग्री एंड ACB भी हो गया है 45 डिग्री। अगर हम यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक, तो देखिए 12 है 30 डिग्री है, तो ये जो हाइट है इसका नाम अगर आप D रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, D नीचे वाला हो जाएगा 12 cos 30 डिग्री, 12 cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 6√3। ऊपर वाला हो जाएगा 12 sin 30 डिग्री, तो ये पार्ट हो गया 6। अगर A 6 है तो ये पार्ट भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू BC इंटू AD, ये 1/2 हो गया। अब AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है 6 एंड BC का वैल्यू कितना हो गया 6 √3 + 6, और यहाँ पे इंटू किससे करना है 6 से। तो आप देख पा रहे हो कि 18 कॉमन हो जाएगा √3 + 1,
तो के का वैल्यू कितना है 18। क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे थोड़े कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 43 में बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट 29 एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 मल्टीपल ऑफ 7। कोई बात नहीं। तो देखो पहला जो होगा ना 7 × 1 होगा, दूसरा होगा 7 × 2 होगा, बोले कि ठीक है, ऐसे कर करके आखिरी होगा 7 × 29 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 29 में इधर जो होगा 14 नंबर्स होगा, यहाँ पे 14 नंबर्स होगा, बीच वाला पार्ट होगा 15 नंबर, मतलब 7 × 15 होगा। क्या हम बोल सकते हैं जो भी है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में है? अगर एपी में है तो एवरेज जो है ना, एवरेज हो जाता है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म कब होगा? व्हेन नंबर इज इवन, इवन नहीं ऑड, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, और नहीं तो एवरेज ऑफ मिड टर्म्स। अगर एक से जब नंबर इज इवन, इवन नंबर है तो दो मिडिल टर्म आएगा, दोनों का आप एवरेज ले लो, ऐसे आता है। या फिर फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज, कुछ भी कर लीजिए। तो बीच का जो है ना ये मिडिल वैल्यू क्या है आपको दिख रहा है 15 × 7, यही आपका हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज कितना आ गया है 105, जो कि ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? अगला देखिए 44 में बोला है कि 5 वीमेन एंड 9 मेन मिलके टोटल 14,210 रुपीज का काम करेंगे 7 डेज में। 12 वीमेन एंड 17 मेन मिलके 39600 का काम करेंगे 9 डेज में। हाउ मच विल 2 वीमेन एंड 3 मेन अर्न टुगेदर इन 6 डेज? में एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि ऑप्शंस जो है वो काफी दूर दूर हैं, तो शायद इसका फायदा हो। जैसे डेसिमल में दिया है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए 5 वीमेन एंड 9 मेन जो है 7 डेज में इतना काम कर रहे हैं, 7 डेज में इतना कमा रहा है, एक दिन में कितना कमाएगा 2030। एंड दूसरी तरफ है 12 वीमेन एंड 17 मेन है, ये मिलके आपका 9 दिन में इतना कमा रहा है, तो 9 चौका 36, 4400 कमा लेगा 1 डे में। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर अगर हम 12 से या नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो अपना काम हो जाएगा। तो 12 से करेंगे तो 108 एम आएगा, और ये आपका आ जाएगा 85 एम ना, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना रहा 0, 12 36, 24, 0 0, 5 का 20, 5 का 20, 2 22। तो देखिए 23 एम का जो वैल्यू है कितना आ गया है 2360। एम का वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 100 ले सकते हैं। अगर एम का वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 100 ले लें तो काम हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा 5 वीमेन इक्वल टू कितना आ गया 900 उधर चला जाएगा, तो 1430 आ जाएगा, 1430 नहीं 1130 आ जाएगा ना, 1130, 900 उधर चला जाएगा तो। और डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया देखेंगे तो 5 दूना 10, 1 11 ना, 5 दूना 10, 226 दशमलव समथिंग आ रहा है ना। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 220, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस के बीच गैप बहुत ज़्यादा है। 2 वीमेन कितना कमाएगा एक दिन में 440, और 3 मेन कितना कमाएगा 300, कितना आ गया 0 4 7, 740 आ रहा है एक दिन में। कितना दिन में चाहिए हमें 6 दिन में, तो इंटू 6 कर लेंगे तो जाएगा 0 4 के 24, बेच दो 44, 4400 के आसपास जो आंसर है वही सही आंसर होगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलेंगे और क्वेश्चन 45 देखेंगे। इसमें है कि किस रेजियो में मेज फ्लोर मतलब मक्के के आटा जिसका कीमत है 30 रुपये kg, उसको गेहूं के आटे 40 में मिलाया जाए, कि मिक्सचर को अगर 40.8 में बेचे तो 20% का प्रॉफिट है। 20% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 5 के आइटम को आप 6 में बेच रहे हो, और यही 6 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 40.8। कितनी बार में मल्टीप्लाई होगा 6 6 36.8, 6.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 का वैल्यू कितना होगा देखेंगे तो 8 5 40 और 30 4 34, मतलब ये बोल रहा है कि मिक्सचर का जो कीमत है वो 34 होना चाहिए। ये मेज हो गया, ये व्हीट हो गया, ये 30 है, ये आपका 40 है, यहाँ पे लाना है आपको 34, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट, यहाँ पे हो जाएगा 4 यूनिट, जिसे आप 3:2 भी बोल सकते हो। 3:2 में मिलाना पड़ेगा, आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है आपका कि एक ट्रेन है M1 जिसकी लंबाई है 600 मीटर, वो 64 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। कितने टाइम में क्रॉस करेगा एक वुमेन को जो बैठी हुई है ट्रेन में, जो 400 मीटर लंबी है और 880 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, ट्रेन की जो लंबाई है 400 मीटर लंबी है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बताना है कि वो जो वुमेन है ना, उसको कितने देर में क्रॉस करेगी। तो वीमेन जो है, वुमेन एक पॉइंट का काम कर रही है, उन्हें क्रॉस करने में कितना लगेगा, जितने देर में वह 600 मीटर का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल कर ले। बोल के ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितना है 64, उधर से आ रहा है आपका 80, लेकिन 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये 18 से कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में। तो आप देख लीजिए, ऊपर 600 हो गया है, नीचे हो गया 40, गया यहाँ से पता कितना चला 15 सेकंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था ना, इसलिए 15 सेकंड में काम निपट जाएगा। आपको ध्यान देना है कि हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि 600 प्लस 400 1000 को 40 से डिवाइड करना है फिर 25 सेकंड आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगा। हमें एक ट्रेन को एक इंसान को क्रॉस करवाना है जो 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। 47 देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी दिया है, a दिया है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो जो होगा ना, ये क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 3abc है। इसको ना कंस्ट्रक्ट करने का दूसरा तरीका देखना होगा। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाएगा। तो हमारा काम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ढूंढना। वो कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस कर लो, जो आंसर आ रहा है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना आ गया, और 225 है ना, 225 में से 107 को माइनस करके 2 से डिवाइड करना, ऊपर आ गया 118/2, ये आ जाएगा आपका 59। तो ये आंसर कितना आ गया, 15 × 59, तो 15 9 135, 75 और 13 हो गया आपका 88, 885 आ रहा है। इस पता नहीं क्या क्या लिख दिया इन्होंने, तो 885 करके होगा ये इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, अगला देखिए। अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो अच्छा, ये परमार सर का यहाँ से स्टार्ट है। ये है एक वर्कशॉप जिसमें 80 स्टूडेंट है एंड 10 रिसोर्स पर्सन है। स्वीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एट एंड ऑफ द वर्कशॉप। अमाउंट स्पेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स ऑन ईच स्टूडेंट जो है वो है 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स ईच रिसोर्स पर्सन जो है ये क्या है 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन वर्कशॉप कितना था, देख लीजिए। तो अगर हम ईच स्टूडेंट का देखें तो क्या है कि स्टूडेंट का जो नंबर है ना उसका है कितना 30%, तो 80 का 30% कितना हो गया 24, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट पे 24 खर्चा हुआ है। प्रत्येक रिसोर्स पर्सन पे कितना खर्चा हुआ है देखेंगे, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, तो 80 का 40% निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 रुपीज़ हर एक रिसोर्स पर्सन पे खर्चा हुआ। टोटल खर्चा कितना हो गया, 80 स्टूडेंट है सबको 24 रुपीज़ करके, एंड 10 रिसोर्स पर्सन है सब पे 320, तो यह आ जाएगा 0 8 चौका 32, 16 और 3 19 प्लस 320 हो गया आपका 2240 रुपये, 2240। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, यह 49 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमें x प्लस 3/2 का वैल्यू बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए है, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसको 3 को अंदर लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा 6x - 15 होल क्यूब, इसका नाम सी रख देते हैं। तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है 3abc। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc हुआ तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 0। a प्लस बी प्लस सी 0 करने जाएंगे तो कितने का 4 1 5 6 11x माइनस 5 2 7 और 15 कितना हो गया 22 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस 3/2 मतलब 7/2। आंसर कितना आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए,
50 नंबर क्वेश्चन में कि अमित ने 2 वुलन जैकेट लिया है, एक का कीमत है 3500, दूसरे का 4500। फर्स्ट को उन्होंने K% के गेन पे बेचा है, दूसरे को K% के लॉस पे बेचा है। इन्होंने पाया कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो K का वैल्यू क्या होगा? देखो कितना आसान है। अगर हम K% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3500, 1 + K/100, तो बोल सकते हैं कि 100 + K डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया सेलिंग प्राइस। दूसरा जो है ये 4500 है, इसको K% के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 100 - K/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 ए गया, 5 से 7 बार में, ए 9 बार में, मतलब 700 + 7K का वैल्यू कितना है? 900 - 9K कितना आ गया? 16K का वैल्यू कितना आ गया है? 200। तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 एक बार में, और बचा कितना? 4, 16 दूना 32, 8, 12.5%। सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि ए एंड बी जो है वो 2 पॉइंट है सर्कल पे, सेंटर वो है, सी पॉइंट है माइनर आर्क पे बिटवीन ए एंड बी। अब कर ही लेते हैं ना, हाँ, ए हो गया, बी हो गया, माइनर आर्क पे पॉइंट क्या है? सी है। हुआ क्या है कि ए एंड बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया हमने, तो ए बी पे टेंजेंट हो गया, एंड यहाँ पे हमने ऐसे करके ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया। दोनों टेंजेंट कहाँ पे मिल रहे हैं? डी पे मिल रहे हैं। ADB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपका 25 डिग्री, हमें बताना है ACB। अगर ये 25 डिग्री है तो ACB बताने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या होगा, सेंटर हम ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और ADB, इन दोनों को ऐड करके होना चाहिए 180 डिग्री। अब है ये 25 डिग्री, ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 155 डिग्री, 155 डिग्री हो गया। सर्कमफेरेंस पे इसका हाफ बनता है, तो 155 का हाफ कितना हो जाएगा? 77.5, 77.5 ही होगा ना? हाँ, हो गया। अब जो है ACB पे अगर आप एंगल ऐसे बना रहे हो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका नाम एम रख लेते हैं। तो ऑपोजिट एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल AMB प्लस एंगल ACB ये होना चाहिए था 180 डिग्री। तो 77.5 है, तो ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 102.5। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, आप आसानी से कर पाते। 52 नंबर देखेंगे तो इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एक सम पे 7500 है 4 ईयर्स के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है पहले 2 साल के लिए, 10% पर एनम है अगले 2 साल के लिए, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। एक तरीका हो सकता है कि आप आर इफेक्टिव ऐसा ही निकालना। दूसरा तरीका क्या है, हम बोलेंगे कि अच्छा 2 साल के लिए है 20% पर एनम, मतलब 5 का आइटम 6 हो रहा था, 2 साल की बात हो रही है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 6 स्क्वायर हो जाएगा। अगले 2 साल में 10 का आइटम 11 हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का 100, यहाँ से पता चला 2500 का जो वैल्यू है कितना होगा? ये 36 हो गया और ये हो गया 121। 36 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 एक बार में 72 + 3 75 एंड 36 एंड 7 हो जाएगा 43। कितना का इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 1856 का आया है। ये जो 2500 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 7500 पे चले जाएंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 76 18, 5 × 15 = 16, 18 × 54 = 55, 5568 आ रहा है। 5568 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखिए 53 में देखेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है 201। हमें बताना है कि व्हाट इज एवरेज ऑफ 7 टाइम्स लार्जेस्ट एंड 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर। स्क्वायर का एवरेज है 201, तो 201 जो है आप खुद सोचिए, स्मॉल एंड लार्ज इसके बीच में होना चाहिए, जो लार्जेस्ट होगा स्मॉलेस्ट होगा उसके बीच में होना चाहिए। तो जो नंबर्स का हम स्क्वायर करने वाले हैं आप ऑड नंबर्स का, वो 200 के पास पास होना चाहिए। तो 9 11 13 ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा 13 से हम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 11 का स्क्वायर ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 13 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं 15 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं 17 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 15 का स्क्वायर होगा 225 एंड 17 का स्क्वायर होगा 289। देख लेते हैं एवरेज कितना आ रहा है। 9 1 10, 10 9
19 5 24, फिर 6 2 8 2 10, 8 18 एंड 2 20, 4 एंड 2 6, 4 एंड 2 6 2 8 बटा 4 करेंगे, एवरेज निकालने के लिए कितना आ जाएगा 201। मतलब जो हमने अजूम किया सही है। नंबर्स हो गया 11 13 15 17। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कैसे अजूम किया, तो हमें पता है कि जो एवरेज होगा वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच होना चाहिए। तो जो भी हम नंबर्स का स्क्वायर करने वाले हैं वो 201 के पास पास होना चाहिए। 4 कॉन्सिक्यूटिव है तो 11 13 15 17 आ रहा था। अगर हम 11 को डिस्कार्ड करके 13 से स्टार्ट करेंगे तो 13 15 17 फिर 19 आएगा, 19 का 361 आ गया। यहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब बोला है कि हमें जो एवरेज चाहिए वो 7 टाइम्स लार्जेस्ट नंबर, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119, 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर, इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। एवरेज निकाल लो। तो 9 3 12, 3 1 4 1 5, 1 बटा 2, 76 आ रहा है। 76 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 है ना। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन 54। इसमें बोलता है कि एक इंसान है जो साइकिल पे पी से क्यू जाता है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम लगते हैं 2 आवर्स 48 मिनट। फिर रोड में द रोड फ्रॉम पी इज लेवल रोड फॉर 18 किलोमीटर एंड देन इट इज अप हिल टू क्यू। मैन का एवरेज स्पीड ऑन लेवल ग्राउंड है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि एवरेज स्पीड ऑन अपहिल कितना है। कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेवल ग्राउंड कितना था 18 किलोमीटर तक, और इसमें इनका एवरेज कितना था 15 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम ऑन लेवल ग्राउंड बोल सकते हैं। 18 किलोमीटर जाना है 15 की रफ्तार से, तो कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 6 18, 1 आवर, फिर 1/5 12 मिनट्स, 1 आवर 12 मिनट्स होगा ना। हम्म, 1 आवर 12 मिनट्स हो गए। तो फिर टाइम फॉर अपहिल टोटल 2 घंटे 48 मिनट में से 1 घंटे अगर हमने 12 मिनट हटा लिए तो 1 आवर 36 मिनट्स लगेंगे। इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1 + 36 को लिखिए 36/60, तो 12 × 36, 12 × 50 60, 8/5 आवर्स। अब स्पीड निकाल लेते हैं, बचा है कितना 12 किलोमीटर, स्पीड है 8 टाइम लगा है 8/12, 4 दूना 8, 4 3 12, 15/2 का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। अपहिल पे इसका इनफेज स्पीड था 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला देखिए। ये है आपका 55। इसमें है कि एक इंसान है जो 8,000 रुपये का सामान खरीदते हैं। 30% जो है इसमें उनको 12% के प्रॉफिट पे बेचा है। 40% ऑफ रिमेनिंग गुड्स जो बचे हैं उसको 25% पे बेचा है। एंड एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड सेल द रिमेनिंग गुड्स, कि ओवरऑल इनको 30% का प्रॉफिट हो। एवरेज से आराम से कर लेंगे। पहले जो है 30% है, ठीक है। फिर 40% ऑफ रिमेनिंग, तो टोटल तो 70 बचा ना अभी। 70 का 40% निकालेंगे तो कितना बचेगा 28%। तो 30 और 28 मिलकर 58 हो गया। बाकी कितना बचा, बोले कि 42%। 42% का हमें निकालना है। ओवरऑल कितना होगा 100%। ये है ओवरऑल। अब क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए पहले 30% को इन्होंने बेचा है 12% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट। और जो 40% है इसको इन्होंने बेचा है 25% के प्रॉफिट। ये बोला है कि बाकी को एक्स पे बेचो ताकि ओवरऑल कितना हो जाए आपका 30% का प्रॉफिट चाहिए, यही ना। एवरेज निकाल सकते हो आप आराम से। तो अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 360 प्लस 25 8 200, 25 दूना 50 एंड 20 70, 250 250 500 200 700, और ये हो गया आपका 42x। ये सब मिलकर कितना हो जाएगा 3,000 होना चाहिए। 30% चाहिए ना, तो 3,000 होना चाहिए। यहाँ से 42x का वैल्यू कितना आ गया, 3,000 में से अगर आप 1,060 माइनस कर रहे हो तो 2,040 नहीं 1,940 बचेगा ना। 1,940 क्या चल रहा है भाई, 2 से 21 बार में 9 4 13 1 14, 21 बार में ये हो गया
9 दूना 18, 970। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 21 चौका 84, 130 बचा ना, तो 21 छक्के 126, बचेगा 4, 21 दूना 42, 46.2%। उफ, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में क्या है आपका कि पी जो है काम का 5/8वां हिस्सा 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। 5/8 कंप्लीट कर रहा है कितना में, 15 डेज में। 1 यूनिट कितने में करेगा कंप्लीट, और 5 से 3 बार में 24 डेज में। पी 24 डेज में करेगा। क्यू जो है वो बोल रहा है कि 3/4 काम को कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज में, तो 1 या पूरा काम कितने में करेगा, 40 डेज में। ठीक, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पी जहाँ 24 दिन में काम कर रहा है, ये आपका 40 दिन में कर रहा है। टोटल जो वर्क है दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 120। पी का इफिशियंसी 5 हो गया, क्यू का इफिशियंसी हो गया 3। चलेगा। अब क्या करना है कि दोनों ने 8 दिन तक काम किया है, 120 यूनिट काम करना है, दोनों ने 8 दिन तक काम किया है, तो 80 64 काम हो गया है। उसके बाद पी चला गया। हाउ मच टाइम विल क्यू वर्किंग अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्यू का इफिशियंसी 3 है, मान लेते हैं एन डेज तक काम करेंगे। 3n का वैल्यू कितना हो गया, 56 ना। एन का वैल्यू कितना हो गया, 18 दिन करेंगे तो 18 × 54 हो गया, प्लस 2 दिन। 2 दिन का मतलब 48 घंटे ना। 48 घंटे को 3 से भाग देंगे तो 16 घंटे आ गया, मतलब 18 डेज 16 आवर्स। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ इन लोगों ने दिन का मतलब दिन रात काम करना सोचा है, मतलब 24 घंटे, जो कि बहुत ही हेक्टिक होगा। खैर, मैथ्स है, मैथ्स में तो लोग हजार वाटरमेलन भी लाते हैं खाने के लिए। यहाँ पे नंबर दिया 5 डिजिट नंबर है 457 AB। ये 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। हमें a² + b² - ab का वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 3, 7, 11 का। तो 21 को 11 से करेंगे तो 11 दूना 22 से 23, 231 आ गया। अब आप ना 45700 ऐसे लिखिए और इसको ना 231 से डिवाइड कीजिए। बार में जाएगा और 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 231 आ गया ना। तो यहाँ पे बचेगा 6, ये बचेगा 2, यही है ना, हाँ 26, और ये बचेगा 2, 2 2 6, फिर 0, 9 बार में जाना पड़ेगा। 9 बार में 9 दूना 18, ठीक है। तो 9 एक बार में, 9 × 27, 18 और 2 20, 10 में से 9 गया 1, और 15 में से 7 गया 8, ए आ गया 1810। अब हम देखेंगे कितना बार में कटना चाहिए। तो 5 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 नहीं 6 7 8, 8 कीजिए, 8 × 24, 16, हाँ 8 बार में कीजिए, ये 8 आ जाएगा, और 8 × 24 आ जाएगा, 8 × 16 2 18 आ जाएगा। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर में 38 और ज़्यादा होता तो नंबर कट जाता, क्योंकि बिल्कुल सही है। तो ये जो आपने ए बी को 0 0 लिया था, यह ए बी 0 0 ना होके इससे 38 ज़्यादा होगा, इसलिए ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38। मतलब ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 8 है। हमें चाहिए a² + b² - ab। कितना आ गया, 9 + 64 - 24, 64 में से 24 गया 40, प्लस 9 कितना आ गया, 49। तो आंसर आ गया 49, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है आपका कि एक सम है, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है, इतना रुपए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल में इतना हो जाता है एंड 4 साल में इतना हो जाता है। सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, कोई बात नहीं। तो A1 हो गया और A4 हो गया। A1 मतलब 1 साल में हो गया है 6240.8, और यहाँ पे हो गया है 7563.2। तो बीच में जो है 3 साल का इंटरेस्ट आएगा ना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए। 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका वैल्यू आ गया, 12 में से 8 गया 4 दशमलव, ये 2 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 6 गया 1। तो 4 4 8, 3 11, 1 12। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 0.8, 440.8 आ गया। तब जो आपको पता चल गया कि जो प्रिंसिपल है ना, इससे 440.8 कम होगा ना, तो 5800 होगा प्रिंसिपल। समझ गया ना, प्रिंसिपल तो हो गया 5800। अब हमें देखना है कि रेट कितना होगा। तो 1 साल में इंटरेस्ट आपको मिला है 440.8, कितना पे, 5800 पे ना, गुना का 100 कर लीजिए, गया गया।
तो 440.8 यहाँ पे 58 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 7 35, 5 8 40 जाएगा, 8 बार में देखेंगे तो 38 64 और 8 5 40 और 6 46 हो गया, तो नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग करके होना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही हो गया 7.6। ठीक है ना, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है। अगला जो है ये क्वेश्चन है आपका 59। इसमें बोला है कि एक रोम्बस है जिसका साइड 28 सेंटीमीटर है, एक एंगल है 60 डिग्री। अब लार्जर डायगोनल हो जाएगा आपका 28√3। कैसे देख लीजिए, जैसे ही एंगल 60 डिग्री हुआ ना, एक जगह बन जाएगा आपका इक्विलेटर ट्रायंगल, ये है 28, ये है 28। अगर एंगल 60 डिग्री है, ये जो छोटा डायगोनल है ये भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28। मतलब कि चलो ठीक है, पहला पार्ट कितना है 60 डिग्री है, इक्विलेटरल हो गया ना। हमें अब ए वाला पार्ट निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे देखिए। एक तरीका क्या हो जाता है यहाँ पे कि ये 28 है और ये 28 का आधा कितना हो गया है, 14 हो गया है, ये कितना हो गया है 90 डिग्री। तो आपको एक राइट ट्रायंगल करके ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया 28, एक जगह हो गया 14 डिग्री, और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्त, ये कितना है 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री है और ये है आपका कितना 30 डिग्री क्या है, नहीं ध्यान दीजिए, 30 डिग्री ऊपर है, ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री के सामने 14 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा 14√3। बल्कि ये भी सही है, ए बी सी डी ओ। अब यहाँ पे हो गया था कितना, और 90 डिग्री कहाँ पे है ओ पे, और 30 डिग्री कहाँ पे है ए पे, तो यहाँ पे ए हो गया, एक पार्ट क्या हो गया है बी। ठीक है, बी ओ का वैल्यू 14 था। अब आपको ध्यान देना, ये जो ए सी है ना दोस्त, ए सी यह ओ ए का डबल है, 2 टाइम्स ओ ए, तो 14√3 का डबल कितना हो जाएगा 28√3। यही तो हम बोल रहे थे कि आंसर आएगा 28√3। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि जब भी एक रोम्बस है, रोम्बस में हर एक साइड तो इक्वल ही होना, ए है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो जो छोटा डायगोनल होगा वो तो 60 डिग्री होगा, लेकिन जो बड़ा 60 डिग्री नहीं, ए होगा, जो बड़ा डायगोनल होगा हो जाएगा √3 टाइम्स ए। देखते हैं, इसमें है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल मिला के 7640, करेंट पॉपुलेशन है 7640, मेल में इंक्रीज हुआ 25%, फीमेल में 15%, और पॉपुलेशन हो गया 9214। अगर हम पूछे कि टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे 4 हो गया, 11 में से 4 गया 7, और ये बचेगा 11, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5 ना, और ये बच गया आपका 9 में से 8, 8 में से 7 का 1, तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है 1574 का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे देखेंगे एक मेल पॉपुलेशन, एक फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, मेल पॉपुलेशन 25 को हम लिख सकते हैं 10 + 15। अगर मेल भी 15% का होता तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होता 15% का ही होता, लेकिन है 7640, 15% का मतलब हो जाता 3/20 ना, तो गया 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 38 दूना 76, 382 टाइम्स में ये मिल के आ जाता 2 तिहाई 6, 8 3 24, 3 तिहाई 9 और 2 11, 1146 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था। अब देखिए 1146 का इंक्रीमेंट कब होता, जब 15% दोनों जगह होता, लेकिन मेल में 25% हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 14 में से 6 गया 8, और ये बचा 7 के जगह पे 6 में से 4 गया 2, और ये 428। ये 428 का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि मेल में 10% और इंक्रीमेंट होना चाहिए था। मतलब कि जो मेल है उसका 10% किसके बराबर है 428, तो मेल का पॉपुलेशन हो गया 4280, फीमेल का पॉपुलेशन कितना होगा, तो बोलेंगे कि 7640 में से 4280 माइनस कर लीजिए, तो ये बचेगा 60 हो गया ना, 60, और ये 76 के जगह पे बचा है 5, 5 में से 4 गया, 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 7 में से 4 गया 3। हमें इसके बीच का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंट कितने का आ रहा है 920 का, तो 920 का आ गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन में इस टाइप का है, तो आप परसेंटेज को ऐसे बाइफरकेट करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 61 में बोला है कि 2⁻24 - 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है। 2⁻24 को हम लिख सकते हैं 2⁻3⁸ - 1, ये बचेगा आपका 8⁸ - 1, 1 को 1⁸ लिख सकते हैं, ये होगा डिविजिबल बाई 8 - 1 जो कि है 7। ऐसा इसलिए
क्योंकि x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m जो है हमेशा डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई x माइनस a। 8 माइनस 1 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगला देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 62 और इसमें है कि पाइप है ए एंड बी, एक टैंक को एम्प्टी कर सकते हैं 36 एंड 45 आवर्स में, और पाइप सी अकेले टैंक को फिल कर सकता है 15 मिनट में। बी एंड सी को ओपन किया गया टुगेदर फॉर 5 मिनट्स एंड देन बोथ आर टर्न्ड ऑफ एंड ए इज ओपनड, देन पाइप ए विल एम्प्टी इन कितना देर में। ठीक, ध्यान से देखिए, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ए 36 मिनट लेगा, बी जो है 45 मिनट्स लेगा एंड सी जो है 15 मिनट में फिल कर देगा, है ना। जो टोटल कैपेसिटी है, हम तीनों का एलसीएम 180 ले रहे हैं। इसका इफिशियंसी हो गया 5 तो माइनस लिखेंगे, 45 है 4 तो -4 लिखेंगे, ये हो गया प्लस का 12। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि बी एंड सी को ओपन किया है 5 मिनट के लिए, तो बी प्लस सी 5 मिनट में कितना कर लेगा, तो 12 में से 4 गया 8, 8 बच्चे 40 यूनिट फिल किया था। अब दोनों को टर्न ऑफ कर दिया गया है, फिर ए को ओपन किया गया है, तो ए कितना टाइम लेगा इसे खाली करने में, 40 यूनिट है, ए का इफिशियंसी है 5 का, तो आंसर है 8 मिनट। 8 मिनट में वो खाली कर देगा और आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए? आगे चलिए, 63 नंबर है, इसमें बोला है कि एक आर्टिकल को 7055 में बेचने पे नेओ नाम का एक इंसान है, उनको लॉस हुआ है कितना, उतना ही लॉस हुआ है जितना उन्हें फ़ायदा होता 17% प्रॉफिट पे बेचने पे। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 100% है कॉस्ट प्राइस, 17% प्रॉफिट पे अगर आप बेचेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17 यूनिट ज़्यादा मिलेगा इससे, 117 बेचते। लेकिन 17 यूनिट ज़्यादा नहीं मिलकर 17 यूनिट का ही लॉस हुआ है, तो आपने 83 यूनिट में बेचा है, बोल के ठीक। अब यही जो 83 है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 7055। 83 है 7055, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब तो डिवाइड करना पड़ेगा 7055 को 83 से। 8 9 72 तो नहीं आएगा, 80 80 64, 83 की 24, 64 2 66, 5 में से 4 गया 1 4, 415 5 बार में 8500 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है 85, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया 8500। तो हमें पता चल गया कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 8500। अब ये क्या बोल रहा है कि इसे ना 7395 यूनिट में बेचा है, 7395 में बेचा है, तो प्रॉफिट या लॉस होगा। सबसे पहली बात लॉस होगा, लॉस कितना हो जाएगा, नीचे हमने लिख लिया 8500 इंटू 100, 8500 में से उसको माइनस कीजिए, तो एक तो 05 आ रहा है और 84 बचेगा, ये आ जाएगा 11, 2 0 से 2 0 ना, 17 से कटेगा क्या, 17 छक्का 2 तल से, फिर बचेगा कितना 8, 17 5 85, 17 छक्का 2 तल से 8, यहाँ से पता चला 13% का लॉस हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रॉफिट नहीं है लॉस हो रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि XYZ 3 पॉजिटिव नंबर्स है, सच दैट Y जो है X का 4/5 टाइम्स है एंड Z इज 5/8 टाइम्स ऑफ Y। एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स XYZ इतना दिया हुआ है, देन एवरेज ऑफ 3 टाइम्स X एंड 5 टाइम्स Y कितना हो। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे X लिया, ये Y लिया, ये Z लिया। इनको देखिए, Y है 4/5 टाइम्स ऑफ X, मतलब X अगर 5 है तो Y कितना हो गया है 4, है ना, 4/5 टाइम्स ऑफ X। ठीक, फिर Z जो है वो 5/8 टाइम्स है Y, मतलब Y अगर 8 है तो Z कितना हो जाएगा आपका 5। इसको कैसे कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक तो चला, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोला है कि एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर से 17/240। इसका जब हम एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकाल के 3 से डिवाइड करना है, ये वैल्यू है 17/240, मतलब यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो तीनों को उल्टा करके ऐड करो, ऐड करने से कितना आएगा, LCM आ जाएगा 40 आ जाएगा ना, 40 LCM आ जाएगा, तो 10 चौका 40, तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 25 40, तो 5 आएगा, 5 8 40, तो 8 आ जाएगा, 8 4 12 5 17, ये आ गया 17/40, जिसका वैल्यू है 17/80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया है, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 1/2।
1 यूनिट का वैल्यू 1/2 हो गया। अच्छा नहीं नहीं, अब ऐसे करो, यहाँ पे के लिखो, फिर चीज़ें समझ में आएगी। के तो नीचे आ जाएगा आपका के, ये भी के आ जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2। तो नंबर्स हो जाएंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अभी आपको चाहिए 3 टाइम्स एक्स एंड 5 टाइम्स वाई का एवरेज निकालिए। 3 टाइम्स एक्स करेंगे तो 60 एंड 5 टाइम्स वाई करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बात समझ गए? आगे चलिए। 65 नंबर में है आपका कि ए ने एक आर्टिकल लिया है 4800 का, 30% के लॉस पे बेचा है। इस अमाउंट से उसने एक और आर्टिकल लिया, उसे 60% के प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल गेन और लॉस क्या होगा? तो यहाँ पे सक्सेसिव हो गया है। नेट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होगा। 30% का लॉस है, उसके बाद 60% का गेन है, माइनस हो जाएगा 1800 बाई 100, मतलब 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 12% का प्रॉफिट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दिया है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19/4, इसका वैल्यू है 2√3x प्लस y प्लस z। तो हमें वो वैल्यू बताना, कोई बात नहीं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x आ रहा है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? देख लीजिए, 2ab करेंगे तो x √3 का स्क्वायर होता है 3। अगर हम y के साथ जाएंगे तो 4y स्क्वायर जा रहा है, तो 2y का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये 2√2y आ रहा है, 2√3y आ गया ना। 2√3y को ये समझिए कि 2 इंटू 2y हो गया, फिर यहाँ पे √3/2 ऐड करना पड़ेगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, ये काम हो गया। प्लस अगर हम देखें √3z स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3z का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, फिर माइनस 2 इंटू √3z हो गया, तो फिर प्लस केवल 1 चाहिए हमें। अब हमें ये देखना है कि क्या सब जोड़ के 19/4 आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट, तो देख लो, एक जगह से 3 है, एक जगह से 3/4 है, एक जगह से 1 है, 19/4 आ गया। तो जितना भी कांस्टेंट था वो एडजस्ट हो गया। ये आ गया x माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3z माइनस 1 का होल स्क्वायर, सबका वैल्यू 0 है। ये तभी हो सकता है जब आपको ये समझना है x का वैल्यू, x माइनस √3 भी 0 हो ना, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए √3, एंड y का वैल्यू कितना होना चाहिए √3/2, एंड z का वैल्यू कितना होना चाहिए 1/√3। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो है x माइनस, अच्छा x का वैल्यू √3/4 होना चाहिए, मतलब y का वैल्यू, क्योंकि 2y का वैल्यू √3/2 है ना। x माइनस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर चाहिए था। x का वैल्यू कितना हो गया √3, 4y का वैल्यू कितना हो गया √3, 3z का वैल्यू हो जाएगा फिर से √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अच्छा आंसर नहीं, स्क्वायर नहीं करना है, सीधे लिखना है ना। आंसर कितना आ जाएगा √3। ठीक है, सो √3 है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक का जो 360 डिग्री सोल्यूशन है उसका। इसमें दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3844। ये आपका कितना होना चाहिए? 60 का स्क्वायर तो हो जाता है 36, तो 62 का स्क्वायर ये चलेगा। 62 को 62 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 2 दूना 4, 12 दूना 24, 36 से 2 38 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 62। यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ जो आपका ये वाला पार्ट है, कौन वाला 360 डिग्री एनालिसिस का पार्ट 6 ये होता है समाप्त। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। एंड फ़ायदा पहुँचे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।